कॉट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। क्या मिश्रित किए जाते हैं, जल्दी से बता दीजिए। पॉलिस्टर और कपास। पॉलीकॉट बनाने के लिए क्या मिश्रित किए जाते हैं, पॉलिस्टर और कपास। पॉलिस्टर की अगर हम बात करें, सबसे कम पानी अवशोषित करता है, सबसे कम पानी अवशोषित करता है, सबसे कम पानी अवशोषित करता है, सबसे कम पानी अवशोषित करता और जल्दी सूखता। सबसे कम पानी अवशोषित करता और जल्दी सूखता और जल्दी सूखता। सबसे कम पानी अवशोषित करता और जल्दी सूखता है। अब आ जाइए, सबसे कम पानी अवशोषित करता और जल्दी सूखता है। कपास की अगर हम बात करें, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। कपास की अगर हम बात करें, सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज को पचाने के लिए ही शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, नीतीश कुमार जी। और अगर ऊन में बात करें तो ऊन में प्रोटीन पाया जाता है। ऊन में क्या पाया जाता है दोस्त मेरे, प्रोटीन पाया जाता है। ऊन में अगर हम बात करें दोस्त मेरे, ऊन में प्रोटीन पाया जाता है। नायलॉन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, नायलॉन। पहला कृत्रिम रेशा यही है। पहला कृत्रिम रेशा जो है वो यही है। पहला कृत्रिम रेशा यही है। पहला कृत्रिम रेशा क्या है, देखो, कपास में सेलुलोज पाया जाता है। पॉलिस्टर सबसे कम पानी अवशोषित करता है और जल्दी सूखता है। ऊन में प्रोटीन होता है। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा जो है वो नायलॉन है। रेशा दो प्रकार का होता है, एगो प्राकृतिक, एगो कृत्रिम। एगो प्राकृतिक और नंदन जी, हम आपका कमेंट्स देख लिए, हम इसको कंसीडर करेंगे। तो कहते हैं एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में आ गया पटसन, जूट, ये सब प्राकृतिक रेशा हो गया। हट जाएंगे चला, लेकिन हम हटेंगे, तुम कहेगा क्वेश्चन का आंसर देखने गए हैं इसीलिए नहीं हटते हैं। और लड़का कहता है कि सर आप हट जाइएगा तो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे। तो दोनों बात में पता चला, इधर जाए कि उधर जाए समझ में ही नहीं आता है। एकदम नंदन जी, हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। प्राकृतिक हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, रबर हो गया, रेशम हो गया, ये प्राकृतिक हो गया। नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब कृत्रिम रेशा हो गया। अगला, ठंडे मौसम में कम दृश्यता का कारण क्या है, देख लो चला। कुहासे में प्रकाश का प्रकीर्णन होना। बता आंसर क्या होगा। जीवाश्म ईंधन का निर्माण, बिना दहन हुए कार्बन कण का वायु में निलंबित हाइड्रोकार्बन्स, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की कमी। उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। जीवाश्म ईंधन का निर्माण नहीं, बिना दहन हुए कार्बन कण वायु में निलंबित हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ठंडे मौसम में कम दृश्यता का कारण है, बिना दहन हुए कार्बन कणों की उपस्थिति। या यूं कहें कि प्रकाश का प्रकीर्णन, या यूं कहें कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है क्षय। धुंध में चला, प्रकाश का प्रकीर्णन भी हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है दोस्त मेरे क्षय। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, क्षय। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्या, क्षय। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्या दोस्त मेरे, क्षय। अगला, कार्बन के डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है, जल्दी बता। अपने छोटे आकार के कारण कि अपने बड़े आकार के कारण, क्या होगा आंसर, जल्दी बता। कार्बन की अगर हम बात करें, अपने छोटे आकार के कारण ये अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है कि अपने बड़े आकार के कारण। तो 100% आप जान लीजिए, कार्बन के बारे में अगर कहे तो ये सहसंयोजक बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। और ये सार्वभौमिक तत्व है, सार्वभौमिक तत्व है, सार्वभौमिक तत्व है, सार्वभौमिक तत्व है। और इसकी संयोजकता की अगर हम बात करें, इसकी संयोजकता जो है वो 4 है। और ये छोटे आकार के कारण मजबूत बंधन बनाता है। 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 छोटे आकार के कारण क्या बनाता है दोस्त मेरे, मजबूत बंधन बनाता है। जल्दी से लिख। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है रे दोस्त, ऐसे काहे बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन अगर सही सही दिख रहा है तो 1 टाइप करो, और नहीं दिख रहा है तो 2 टाइप करो। हमको दिख रहा है, स्क्रीन मेरे पास भी है। जल्दी बता दो क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। कहते हैं सहसंयोजक बंधन बनाता है, सार्वभौमिक तत्व है, संयोजकता 4 है। छोटे आकार के कारण मजबूत बंधन बनाता है। छोटे आकार के कारण दोस्त मेरे मजबूत बंधन बनाता है। अगला आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। इधर आ जाओ। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। मटर के पौधे की लंबाई, बीज की आकृति, पत्तों की आकृति, फूलों के रंग। क्या होगा आंसर, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर।
अंदाजा भी लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। बता जल्दी से। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किस गुण का, मेरे दोस्त पत्तों की आकृति का प्रयोग नहीं किया था इन्होंने, पत्तों की आकृति का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, और बाकी सबका किया था। मटर का पौधा कहेगा, किसका पौधा यूज किया था, मटर का पौधा, बीज की आकृति, फूलों का रंग, इस सब का प्रयोग किया था। पत्तों की आकृति का इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, दो विद्युत परिपथ से प्रवाहित धाराओं का अनुपात, वाह बहुत बढ़िया, एगो ये है एगो ये है, तो I1 अब बट्टा I2 का जो अनुपात है वो है 1/4, बहुत बढ़िया। यदि उनके प्रतिरोधों का अनुपात यानी R1 अब बट्टा R2 का जो अनुपात है वो 2/1 है, तो उनकी शक्तियों का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बता दो। P बराबर होता है I²R, I²R, तो इसको हम लिख सकते हैं P1, इसको I1, इसको R1। अब P2 बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे, P2 बराबर हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा, P2 बराबर अगर हम बात करें, P2 बराबर अगर हम बात करें, P2 बराबर अगर हम बात करें, ये तो P1 हो गया। P2 बराबर अगर हम बात करें तो I2² इंटू R2 हो जाएगा। देख लो, P1 बराबर I1² R1, P2 बराबर I2² R2। अब यहां से अगर हम बात करें I1² बाय I2² हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अब बटा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा I1 I2 इंटू R1 R2 की अगर बात करोगे तो 2/1, ये हो जाएगा 1/16, 2 1/8 इज द राइट आंसर, 1:8 इज द राइट आंसर। देखो तो इतना आ रहा है दोस्त, 1/8, सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं सिर्फ पढ़ाई में। आंसर हो जाएगा 1/8। बिग बूस्टर पर टेस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, कल सुबह वीडियो आ जाएगा। चला जी जल्दी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अगला अगला कहता है कि हा कितना सुंदर प्रश्न है ये, इसको हमें इतना बढ़िया से चला जी आपको बता देते हैं, देख लीजिए। कहते हैं केल्विन पैमाने और सेल्सियस, हमेशा ध्यान रखिएगा x डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए x + 273 केल्विन, x + 273 केल्विन, और x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो x - 273 डिग्री सी हो जाएगा। देख लो बढ़िया से, x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है, x + 273, x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है, x - 273। और अगर आपको पता ना चले तो ABCD में C का पोजीशन 3 है और K का पोजीशन 11 है, तो आप बढ़िया से देख लीजिए दोस्त मेरे। 3% से 11% में जाना है तो जोड़ देना है, 11% से 3% में जाना है तो घटा देना है। ABCD में C का पोजीशन 3 है, K का पोजीशन 11 है, तो देख लो 3% से 11% में जाना है जोड़ देना है, 11% से 3% में जाना है तो घटा देना है। व्हाट इज द आंसर, आंसर बता जल्दी से, जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा। कह केल्विन यानी हो गया 11% से 3% में जाना है तो घटा देना है। दिए गए तापमान को 273 से गुना, दिए गए तापमान को भाग, दिए गए तापमान को 273 से घटाना। आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा। 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 घटा रहे हैं, आंसर हो जाएगा एकदम। देख लो 3% से 11% में जाना है जोड़ देना है, 11% से 3% में जाना है घटा देना है, आंसर। गुरुजी कब होगा फिर कब होगा गुरुकुल का टेस्ट। चलो जी अभी तो होबे किया, फिर अगला शेड्यूल जो आएगा तो आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। अगला 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 आज तो फाइनल भी कर दिए हैं, लिस्ट भी आ जाएगा। एक तो चला मतलब बहुत सारे लोगों का इतना ऐसा कंप्लेन था कि कहने सुनने वाला बात नहीं है कि एकदम सर हमको रखवे कीजिए, कैसे होगा। चला बता, किसी का हक मार के किसी को देना संभव नहीं था, इसलिए हमने लगभग हमको लगता है सुपर 30 का सिलेक्शन किया है। 30 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है और 29 बच्चियों को शायद बुधवार को रूम मिल जाएगा। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता डैश से लगाया जा सकता है भैया, अमेरिकी मूल से। एकदम हमारे जो पूर्वज थे चला वो कहां के थे, अमेरिकी मूल के थे, इस सबको पता होगा। आंसर बता दो जल्दी। हम मनुष्य का बताओ तो मनुष्य का सबसे पहला पूर्वज कौन था। मनुष्य का सबसे पहला पूर्वज बताओ कौन था। क्रो मैग्नन का नाम सुना होगा, क्रो मैग्नन। और अनुवांशिकी के लिए जिम्मेवार बताओ कौन है, डी जीन। और जीन नहीं रहेगा तब मारिएगा डीएनए, जीन नहीं रहेगा दोस्त मेरे तब मारिएगा डीएनए। बता, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करेंगे हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करेंगे हो जाएगा, कुंडली के तार में प्रतिरोधकता में वृद्धि करने से नहीं होगा, यह गलत है। देख लो, चला आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर।
आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न विभवांतर का परिमाण को बढ़ने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाएगा? कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करेंगे। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। और अगर फेरों की संख्या बढ़ा दोगे तब भी बढ़ जाएगा और प्रबलता बढ़ा दोगे तब भी बढ़ जाएगा। अगला 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 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? मनुष्यों में पाचन तंत्र से उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? जल्दी बता, मनुष्य के पाचन तंत्र से उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? सबको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिड, एंटा एसिड की बात करेंगे तो एंटा एसिड एक प्रकार का क्षार है और इसका एग्जाम्पल है MgOH हॉल 2। इसका एग्जाम्पल है दोस्त मेरे MgOH हॉल 2 इसका एग्जाम्पल है, और इसका एक और एग्जाम्पल है NaHCO3। NaHCO3 दोनों एंटा एसिड है। नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, HNO3 और HCl, इसका जो अनुपात लेंगे हम चला 1:3 में। 1:3 में अगर लेते हैं तो इसको हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इसको हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं, अम्लराज के नाम से जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को भी अम्लराज के नाम से जानते हैं। सीसा संचायक सेल में इसको भरा जाता है। सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल में इसको भरा जाता है। सीसा संचायक सेल में इसको भरा जाता है। सीसा संचायक सेल में इसको भरा जाता है। बीपीएससी का टेस्ट सर कैसे लें? बीपीएससी का टेस्ट अगर आपको लेना है तो आपको बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको बीपीएससी का टेस्ट मिल जाएगा। जल्दी बताओ, नाइट्रिक एसिड और HCl 1:3 में एक्वारेजिया का निर्माण करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लराज होता है, सीसा संचायक सेल में प्रयोग करते हैं। एंटा एसिड क्षार है, MgOH हॉल 2 और NaHCO3 जो है ये एंटा एसिड है। ये एंटा एसिड है। जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लो भाई हट गए, जल्दी से लिख लो। सीसा संचायक सेल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। और सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर की अगर हम बात करें, ये S8 के रूप में पाया जाता है। अब जल्दी से बता दो क्या होगा, चतुपरमाणुक हो जाएगा। अक्रिय गैस जितना होता है अकेले होता है। अक्रिय गैस जो होता है एक परमाणुक होता है, क्योंकि अकेले होता है, किसी के साथ नहीं होता है। अष्ट परमाणुक नहीं होता है, इसको हम लोग बहु परमाणुक के नाम से जानते हैं। बहु परमाणुक के नाम से जानते हैं। और ई दोस्त मेरे 4 है, इसलिए चतु परमाणुक के नाम से जानते हैं। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन अकेले होता है, इसलिए इसको दोस्त मेरे एक परमाणुक के नाम से जानते हैं। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ना ही किसी से जुड़ता है। जल्दी ली। सल्फर की बात करें, एसिड बहुपरमाणुक है। अक्रिय गैस एक परमाणुक है। आई चतुपरमाणुक है। अगला 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 ईत बना देगा दोस्त मेरे, बता जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तन को देखा और कहता है कौन उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित किया जा सकता है मतलब फिर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिल सकता है, मतलब पानी से बर्फ, बर्फ से पानी मिल सकता है। और इसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसको हम लोग कौन परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब दोस्त मेरे बढ़िया से देख लो, कहते हैं मोम पिघल रहा है, एकदम चला, ये भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमित किया जा सकता है। मोम जल रहा है, ये उत्क्रमित नहीं होगा। मोम का आकार, मोमबत्ती का आकार घट रहा है, पिघला हुआ मोम जम रहा है, ये भी भौतिक परिवर्तन। आकार घट रहा है इसका मतलब जल रहा है, आकार घट रहा है इसका मतलब ये जल रहा है। और मोमबत्ती जल रही तो होगा नहीं, मोमबत्ती पिघल रहा है और पिघला हुआ मोम जम रहा है। आंसर बता क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर 91? जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा। 91 का हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 देखो कहां है, D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। 1 और 4 D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। 1 और 4 D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला अगला निम्नलिखित में से, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान की। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र है। एकदम सही है। प्रतिरोधकता जो है रो, प्रतिरोधकता जो है रो, प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ
पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो भैया कहता है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, एकदम सही है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र है अर्थात निर्भर नहीं करती, ये भी सही है। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है, ये गलत है, उसकी मिश्र धातु से कम होती है। एक शुद्ध पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है मिश्र धातु से कम होती है। टाइम टेबल आ जाएगा, चला कल के बैच का टाइम टेबल आ जाएगा। पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 93? व्हाट इज द आंसर फॉर 93? डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। प्रतिरोधकता जो है ना वो केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो है केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोध फिर अलग है, प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बताओ हो राजा, कौन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए एकदम रतौंधी वगैरह के लिए है, ये है। विटामिन बी1 घाव भरने, ना भाई, घाव भरने के लिए सी, विटामिन सी, यही गलत है, असत्य चुनना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एससीईआरटी का शायद क्वेश्चन है ये, देख लो कहां का है एससीईआरटी। हाँ एससीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो। विटामिन बी1 घाव भरने के लिए विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। विटामिन सी रोग से लड़ने, एकदम रोग प्रतिरोधक क्षमता। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए, एकदम सही है, सब सही है, खाली बी नंबर गलत है। ये कह रहा है विटामिन बी1 घाव भरने, एकदम गलत है, घाव भरने के लिए विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। अगला क्या कहता है दोस्त मेरे? अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों के उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? बता क्या होगा। एक होगा चला वाष्पोत्सर्जन, एकदम है, एस्ट्रोमेटा से वाष्पोत्सर्जन ही तो होता है, रंध्र से। विसरण, ये भी हो जाएगा, विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में हो जाता है। संग्रहण नहीं होगा, चला केवल वाष्पोत्सर्जन और विसरण होगा। इसका आंसर भी आप ठीक कर लीजिएगा, शायद इसका आंसर जहां जहां संग्रहण होगा वो नहीं होगा, इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन और विसरण। वाष्पोत्सर्जन एस्ट्रोमेटा से होता है, रंध्र से होता है। जब अधिक सांद्रता हो जाता है तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता में वाष्पोत्सर्जन की घटना होती है। अगला, विसरण का मतलब भी होता है चला घुलना मिलना। दो न्यूरॉन्स के बीच के संगम स्थल को सिनैप्स कहते हैं, सबको पता है। दो न्यूरॉन्स के संगम स्थल कल पढ़ाए हैं एनसीईआरटी में। दो न्यूरॉन्स के बीच के संगम स्थल को सिनैप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इसके सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इसके सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। बाकी कोशिका जंक्शन वगैरह नहीं होगा। जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं उसको सिनैप्स कहते हैं। जहां पर हेलो सर, नमस्ते, मैं राजस्थान से हूं, आपका LP 15 बैच लिया था मार्च में, लेकिन सर पिछले 4-5 दिन से वो ऐप में शो नहीं कर रहा। अच्छा, आप कस्टमर केयर को फोन कीजिए, हो सकता है कोई मोबाइल में बग आ गया होगा आपका, तो इसलिए प्रॉब्लम हुआ होगा। आप फोन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका किडनी के सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। स्नैप्स जो है दो न्यूरॉन्स जहां पर जुड़ता है उसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे? स्नैप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन्स जहां पर जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? स्नैप्स कहते हैं। आजा सीधे धारावाही चालक को दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये धारावाही चालक है ना, इससे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। यह ऐसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछता है कैसा होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यह एचसी ऑरस्टेड ने कहा था। किसने कहा था दोस्त मेरे? एचसी ऑरस्टेड ने। और कैसा होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो संकेंद्रीय वृत्त के जैसा होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा दोस्त मेरे वो संकेंद्रीय वृत्त के जैसा। जितना भी वृत्त होगा उसका केंद्र बिंदु एक के होगा। इसी को हम संकेंद्रीय कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। अब देखो, कहता समान बना रहेगा। कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि धारावाही चालक से दूर जाने पर, धारावाही चालक है, इससे दूर जाओगे तो परिधि क्या होगा? बढ़ते जाएगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? में वृद्धि होते जाएगा। और कैसा होगा? संकेंद्रीय वृत्त के जैसा होगा। संकेंद्रीय वृत्त के जैसा होगा। केमिस्ट्री जिसमें नहीं लगा होगा, केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। संकेंद्रीय वृत्त के जैसा होगा। अगर कोई धारावाही चालक तार है चला, तो उसमें जो हम करंट देंगे उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? संकेंद्रीय वृत्त होगा। और जो जो दूर जाएंगे उसका आकार जो है वो बढ़ते जाएगा। जो जो दूर जाएंगे उसका आकार क्या होते जाएगा दोस्त मेरे? बढ़ते जाएगा। एनसीईआरटी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला 134 नंबर क्वेश्चन, बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर?
कहते दूध से दही में बदलने पर इनमें से कौन सा सही है? इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस हो जाएगी, एकदम सही है। दही अर्ध ठोस है, ग्रीस अर्ध ठोस है। देखो अर्ध ठोस कौन कौन है? एगो दही हो गया, एगो ग्रीस हो गया, ये भी अर्ध ठोस है। वैसलीन हो गया, ये भी अर्ध ठोस है। अर्ध ठोस, न द्रव्य है, न द्रव्य है न ठोसे है। यह रंग बदल देगा, एकदम रंग नहीं बदलेगा। दूध से दही बनेगा तो रंग बदल देगा, ये केवल सही है, ये गलत है। यह स्वाद बदल देगा, एकदम नहीं, स्वाद बदल देगा, एकदम सही बात है। स्वाद बदल देगा, दूध का स्वाद अलग, दही का स्वाद अलग। परिवर्तन को पूर्ववत नहीं किया जा सकता, परिवर्तन को पूर्ववत एकदम नहीं किया जा सकता है, पूर्ववत नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट भी सही है, यह स्टेटमेंट भी सही है। देखो यह रंग बदल देगा, यह गलत है, बाकी सब सही है। अवस्था तरल से अर्ध ठोस हो जाएगी, यह स्वाद बदल देगा, दूध से दही बनेगा तो। अब परिवर्तन पूर्ववत नहीं किया सकता, दही से फिर आप दूध नहीं बना सकते। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 किधर है? 1, 3 और 4, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। 1, 3 और 4, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत हुआ। अगर ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत होना कहते हैं। उदासीनीकृत तब होगा जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल बनाएगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल बनाएगा तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया मतलब होता है टूटना, जब ए बी टूट कर ए प्लस बी में बदल जाएगा। अपचयित, ऑक्सीकरण, उपचयन, अवकरण, अपचयन। अपचयन मतलब हो गया चला ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। अवकरण, अपचयन, उपचायक। इसका मतलब ऑक्सीकृत होना मतलब ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। एकदम चला, हम बार बार कहते हैं हमारा मकसद एक ये नहीं है आपको पढ़ाना, हमारा मकसद है उस लेवल के प्रश्न बनवाना जिससे आप 60 नहीं 62 लाकर अपने मेरिट को बना पाओगे। हमारा यही मकसद है और हम इसी की दिशा में कोशिश करते हैं। हो गया? जल्दी से लिख लीजिए। विघटित होना अर्थात टूट जाना। उदासीनीकृत होना मतलब अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा और लवण और जल में परिवर्तित हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं दोस्त मेरे? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला, बस इतने आपका चला क्वेश्चन था। ये वो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बढ़िया से हमको बताइएगा। NaCl, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। NaCl कार्बनिक घोलक में, कार्बनिक घोलक में NaCl कार्बनिक घोलक में, चलो ये क्वेश्चन है। NaCl कार्बनिक घोलक में क्या होगा? पहला, NaCl कार्बनिक घोलक में क्या होगा? जल्दी से बता दो। NaCl जो है वो कार्बनिक घोलक में क्या होगा? पहला घुलनशील और दूसरा अघुलनशील। दूसरा जो है वो अघुलनशील, दूसरा अघुलनशील। बता जल्दी से आंसर क्या होगा? एकदम रैपिड फायर में 3-4 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बताइए जल्दी से। NaCl क्या है? कार्बनिक घोलक में क्या है? घुलनशील की अघुलनशील? जल्दी बताइए। जल अकार्बनिक है H2O, उसमें चला घुलनशील है, लेकिन कार्बनिक में क्या है? जल्दी से बता दीजिए। अघुलनशील की घुलनशील? एकदम रैपिड फायर राउंड है। अघुलनशील